नमस्कार। बिहार में आजकल चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। सुबह उठते ही लगता है जैसे माहौल बिल्कुल बदला हुआ है ना। हाँ बिल्कुल। गलियों में, चौराहों पर, हर तरफ बस चुनाव का ही रंग दिख रहा है। जी, जो गलियां कल तक एकदम शांत थीं, आज वहां झंडे हैं, बैनर हैं, नारों का शोर है। पूरा राज्य जैसे चुनाव के रंग में रंग गया हो। गाड़ियों पर लाउड स्पीकर, नुक्कड़ों पर भीड़ और चाय की दुकानों पर तो भाई गर्मा गर्म बहसें चल रही हैं। यही आजकल बिहार की पहचान है एक तरह से। सही कहा। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो विश्लेषण उपलब्ध है, उसकी मदद से हम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अलग-अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये चुनाव कई चरणों में हो रहा है और हर चरण की अपनी कहानी है, अपनी रणनीतियां हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से मतलब जो जरूरी बातें हैं, जो गहरी समझ है, उसे सामने लाएं। चलिए इस चुनावी गहमा गहमी के पीछे की कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है, जैसा आपने कहा कि चुनाव सिर्फ वोट डालने का दिन नहीं होता। ये तो एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें पार्टियों की रणनीतियां होती हैं, जनता का मूड होता है, स्थानीय मुद्दे और कभी-कभी वो अनदेखे जातीय समीकरण भी, वो सब बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आज हम इन्हीं सब बारीक पहलुओं पर बात करेंगे। जो जानकारी हमारे पास है उससे जो बातें उभर कर सामने आ रही हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं पहले चरण से। जैसा कि जानकारी मिली है, पहला चरण हुआ 6 नवंबर को। 121 सीटें थी इसमें और जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात रही वो था मतदान का प्रतिशत, करीब 65%। 65%। हाँ, पिछले कुछ चुनावों के मुकाबले देखें तो ये आंकड़ा काफी मजबूत लग रहा है। क्या लगता है, ये महज एक आंकड़ा है या इसके पीछे कोई कोई बड़ा संकेत छिपा है? देखिए, ये 65% का आंकड़ा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। ऊंचा मतदान प्रतिशत अक्सर मतलब इसे दो तरह से देखा जाता है। पारंपरिक रूप से तो इसे सत्ता विरोधी लहर या बदलाव की इच्छा से जोड़ते हैं कि लोग व्यवस्था से शायद नाखुश हैं, तो बड़ी संख्या में वोट डालने निकल रहे हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है। जी, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। कई बार ये बढ़ी हुई राजनीतिक जागरूकता का भी संकेत हो सकता है, या हो सकता है किसी खास मुद्दे पर लोग ज्यादा एकजुट हो गए हों। स्रोत इसे उत्साही मतदाता दौड़ कह रहे हैं। तो ये तो लगता है कि लोगों में भागीदारी का जज्बा था। उत्साह तो था। हाँ, उत्साह तो था, लेकिन ये उत्साह किस तरफ था? किसी एक पक्ष के लिए था या बटा हुआ था, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। असल तस्वीर तो नतीजों के बाद ही साफ होगी। पर हाँ, ये आंकड़ा, ये बहस के लिए एक अहम शुरुआती बिंदु जरूर है। और इसी उत्साह के बीच जाहिर है राजनीतिक बयानबाजी ने भी माहौल को और गर्मा दिया। स्रोत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के एक बयान का जिक्र है। उन्होंने दावा किया कि इस बार एनडीए को जीत की राह साफ। अब इस तरह के दावे तो चुनाव के दौरान आम होते हैं, लेकिन जब इतने बड़े नेता कुछ कहते हैं तो वो हवा का रुख मोड़ने की कोशिश तो करते ही हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ हम फिर से ये स्पष्ट कर दें कि हमारा काम सिर्फ जो जानकारी उपलब्ध है उसे विश्लेषण के साथ रखना है। किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में राय बनाना हमारा मकसद नहीं है। जी, और ये समझना भी जरूरी है कि ये बयान चुनावी रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। इन्हें सिर्फ एक नेता की व्यक्तिगत राय की तरह नहीं देखना चाहिए। ऐसे बयान दरअसल एक नैरेटिव मतलब एक कहानी गढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक माहौल बनाने की। बिल्कुल। इनका मकसद होता है अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाना, उन्हें यकीन दिलाना कि भाई जीत तो पक्की है, और साथ ही शायद विपक्षी खेमे में थोड़ी अनिश्चितता पैदा करना। ये मतदाताओं के मन में भी एक धारणा बनाने का प्रयास करते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। एक तरह से ये मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा है। खैर, पहले चरण के बाद अब सबकी निगाहें दूसरे चरण पर हैं। जानकारी के अनुसार ये 11 नवंबर को होना है और इसमें बाकी बची 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रचार के आखिरी दिनों का जिक्र करते हुए स्रोत बताते हैं कि पार्टियां और उम्मीदवार बिल्कुल मतलब आखिरी दम तक जुटे रहे, जिसे कह सकते हैं कि कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। हाँ, वो आखिरी दौर का प्रचार तो जबरदस्त होता है। जी, हर वोट को साधने की पूरी कोशिश हुई है। लेकिन दूसरे चरण से जुड़ा एक और आंकड़ा सामने आया है जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्रोत बताते हैं कि इस चरण में जो उम्मीदवार मैदान में हैं, उनमें से लगभग 32% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 32%? हाँ,
ये आंकड़ा हर चुनाव में चर्चा में आता है, लेकिन 32% ये काफी बड़ी संख्या है। हाँ, ये आंकड़ा तो बेहद गंभीर है और ये भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती को दिखाता है। जब लगभग, आप सोचिए, 1/3 उम्मीदवारों का किसी न किसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड हो, तो ये मतदाताओं के लिए एक बहुत मुश्किल स्थिति पैदा करता है। उन्हें अच्छे बुरे के बीच चुनाव करना और मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, ये शासन की गुणवत्ता से जुड़ा है, पारदर्शिता से जुड़ा है, जनप्रतिनिधियों की नैतिकता से जुड़ा है। स्रोत बताते हैं कि इनमें कुछ गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी भी शामिल हैं। ये आंकड़े चुनावी सुधारों की जरूरत को बार बार सामने लाते हैं। हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। हम यहाँ किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहे, लेकिन ये समझने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि आखिर क्यों पार्टियां ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देती हैं या देने पर मजबूर होती है। क्या ये सिर्फ जीतने की क्षमता का पैमाना है या फिर राजनीति के अपराधीकरण का ये गहराता हुआ संकट है? ये वाकई एक बहुत जटिल सवाल है और इसके जवाब शायद आसान नहीं है। पर चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों के चेहरे या उनके रिकॉर्ड तक ही सीमित नहीं है। पार्टियों की अंदरूनी रणनीतियां भी बहुत मायने रखती हैं, खासकर जब गठबंधन की राजनीति हो। हाँ, गठबंधन में तो और भी पेचीदा हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि इस चुनाव में रणनीतिक स्तर पर भी काफी कुछ चल रहा है। एक दिलचस्प उदाहरण रोहतास जिले का दिया गया है। वहां भाजपा ने अपनी जीती हुई 7 सीटें सहयोगियों को दे दी। पहली नजर में ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। इसे महज सीटों की अदला बदली समझना वो ठीक नहीं होगा। ये गठबंधन की अंदरूनी राजनीति और जमीनी हकीकत का आईना हो सकता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि भाजपा को लगा हो कि उन सीटों पर सहयोगी दल का उम्मीदवार उसका जीतना ज्यादा आसान है। शायद जातीय समीकरण ऐसे हो या स्थानीय नेताओं का प्रभाव हो, या ये भी हो सकता है कि गठबंधन को बनाए रखने के लिए, मतलब एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए, कुछ सीटें सहयोगियों को देनी पड़ी हो, भले वो जीती हुई सीटें क्यों ना हो। अच्छा, ये भी एक संभावना है। जी, स्रोत इसे रणनीतिक गठबंधन के बिसात जैसा बता रहे हैं, जहां पार्टियां जीत के लिए लगातार अपनी चालें बदल रही हैं। ये दिखाता है कि गठबंधन चलाना कितना मुश्किल हो सकता है, जहां अपनी पार्टी के विस्तार और सहयोगी को संतुष्ट रखने के बीच वो संतुलन साधना पड़ता है। हाँ, वो संतुलन। ये रणनीतिक दांवपेच चुनाव को और भी, मतलब, अप्रत्याशित बना देते हैं। यानी हर सीट के पीछे एक अलग कहानी, एक अलग समीकरण काम कर रहा है। तो इन सभी बातों को अगर हम एक साथ रखकर देखें, ऊंचा मतदान, तीखी बयानबाजी, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि का वो चिंताजनक आंकड़ा और ये बदलती रणनीतियां, तो बिहार चुनाव की मुख्य तस्वीर क्या उभर रही है? स्रोत किन बड़े रुझानों की तरफ इशारा कर रहे हैं? स्रोत मुख्य रूप से 2-3 बड़े रुझानों को रेखांकित कर रहे हैं। पहला तो वही जिसकी हमने बात की, मतदाताओं का उत्साह, जो पहले चरण के मतदान प्रतिशत में दिखा। जी। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, चुनाव प्रचार में विकास और पहचान की राजनीति का वो घालमेल। ऐसा लगता है कि बिहार का चुनाव इन दो ध्रुवों के बीच झूल रहा है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। विकास और पहचान की राजनीति का घालमेल, इसका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, एक तरफ तो पार्टियां विकास के बड़े बड़े वादे कर रही हैं, सड़कें बनेंगी, बिजली आएगी, पानी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं। हाँ, जो आम आदमी के मुद्दे हैं। बिल्कुल, जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। स्रोत बताते हैं कि रैलियों में इन मुद्दों का जोर शोर से जिक्र हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ पहचान से जुड़े मुद्दे भी पीछे नहीं है। जातिगत समीकरण साधने की कोशिशें हो रही हैं, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल हो रहा है, किसी खास इलाके जैसे सीमांचल के जो विशिष्ट मुद्दे हैं उन्हें उठाया जा रहा है। ये सब पहचान की राजनीति का हिस्सा है। अच्छा। स्रोत इशारा करते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि विकास के वादों पर पहचान की गोलबंदी भारी पड़ जाती है। पार्टियां बहुत चतुराई से इन दोनों का इस्तेमाल करती हैं। जिस इलाके में जो मुद्दा ज्यादा कारगर लगता है उसे हवा दी जाती है। मतलब जहाँ जो फिट बैठे। हाँ, बिल्कुल। कभी बाढ़ और सूखे जैसे स्थानीय आपदाओं को आधार बनाकर सरकार को घेरा जाता है, तो कभी राष्ट्रीय सुरक्षा या धार्मिक भावनाओं से जुड़े मुद्दों को उछाला जाता है। तो ये एक तरह से मतदाताओं के लिए भी एक पहेली बन जाती है कि वो किस आधार पर वोट करें। क्या वो ठोस विकास के वादों को देखें या फिर अपनी जाति, धर्म या क्षेत्र की पहचान को तवज्जो दें? बिल्कुल, और यही इस चुनाव को इतना जटिल और दिलचस्प बनाता है। स्रोत बताते हैं कि मतदाता भी शायद इन दोनों के बीच बटे हुए हैं या फिर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
वो विकास भी चाहते हैं, लेकिन अपनी सामाजिक पहचान और उससे जुड़े हितों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहते। पार्टियां इसी दुविधा का, कह सकते हैं, फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। ये दिखाता है कि बिहार का समाज और यहाँ की राजनीति कितनी बहुस्तरीय है, जहाँ मुद्दे एकदम सीधे सपाट नहीं होते, बल्कि कई परतों में लिपटे होते हैं। विकास की बातें जरूर होती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय में पहचान का पुट कितना प्रभावी होगा, ये देखना अहम होगा। अच्छा, तो अगर हम अब तक की चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कई मायनों में अहम है। पहले चरण में ऊंचा मतदान हुआ, जिसने कई तरह की अटकलों को जन्म दिया है। राजनीतिक बयानबाजी तो खैर चरम पर है ही, जो माहौल बनाने का एक तरीका है। जी। दूसरे चरण से पहले उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का वो 32% वाला आंकड़ा फिर गरमाया, जो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। वहीं गठबंधन के भीतर सीटों का तालमेल और रणनीतिक बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे हमने रोहतास का उदाहरण देखा। हाँ, वो काफी दिलचस्प था। और इन सब के ऊपर विकास बनाम पहचान की राजनीति का वो द्वंद्व है, जो शायद इस चुनाव की दिशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये सारे बिंदु मिलकर बिहार चुनाव की एक बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करते हैं। ये सिर्फ दो गठबंधनों या कुछ नेताओं के बीच की लड़ाई नहीं है। ये तो बिहार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने बाने का एक प्रतिबिंब है। और अगर हम स्रोत में दी गई जानकारी और विश्लेषण से एक कदम आगे जाके सोचें, तो एक बड़ा सवाल उभरता है। ये चुनाव न केवल अगले 5 साल के लिए बिहार की सरकार तय करेगा, बल्कि शायद राज्य की भविष्य की दिशा पर भी इसका गहरा असर डालेगा। सोचने वाली बात यह है कि विकास के ठोस, मापने योग्य वादों और पहचान की भावनात्मक और कभी-कभी विभाजनकारी राजनीति के इस तीव्र मंथन के बीच बिहार का आम मतदाता आखिर किस कसौटी पर खरा उतरने वाले नेतृत्व को चुनेगा। उसका फैसला किन तात्कालिक जरूरतों या दीर्घकालिक विचारों से प्रभावित होगा, और उस फैसले का असर क्या वो सिर्फ चुनावी नतीजों तक सीमित रहेगा या बिहार की प्रगति और सामाजिक समरसता की राह पर भी दूरगामी प्रभाव डालेगा।